करीब एक दशक में पहली बार भारत बड़े पैमाने पर विदेशों से चीनी मंगवाने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दे दी है। इस स्पेशल कोटे के लिए चीनी पर लगने वाली 100% इंपोर्ट ड्यूटी को भी पूरी तरह हटा दिया गया है और इंपोर्ट की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 तय कर दी गई है। लेकिन इस फैसले की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि भारत खुद दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल है। देश में हर साल लाखों टन गन्ने की उपज होती है और सैकड़ों शुगर मिल्स काम करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए विदेश से चीनी खरीदनी पड़ रही है? आखिर भारत जैसे बड़े शुगर प्रोड्यूसिंग देश में डोमेस्टिक सप्लाई इतनी कमज़ोर कैसे पड़ गई? क्या इस साल गन्ने का उत्पादन कम हुआ है? क्या चीनी मिलों के पास स्टॉक नहीं बचा? और क्या आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें और बढ़ सकती हैं? ये सभी बातें समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। देश में चीनी की कमी का असर आम आदमी की जेब पर भी दिखाई देने लगा है। 18 अगस्त तक देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत करीब 52 रुपये 30 पैसे प्रति किलो पहुंच चुकी थी। पंजाब में यही कीमत 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई, जबकि मुंबई और भोपाल जैसे शहरों में चीनी 58 से 63 रुपये किलो के बीच बिक रही है। पिछले सिर्फ 2 महीनों में कीमतों में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है। यानी जिस चीनी को हम रोज़मर्रा की ज़रूरत की एक सामान्य चीज़ समझते हैं, उसकी कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ी कि सरकार को बाजार में दखल देना पड़ गया। और अब चिंता सिर्फ आज की कीमतों की नहीं है, बल्कि अगले सीजन से पहले देश के पास शुरुआती स्टॉक भी पिछले साल के मुकाबले कम रहने का अनुमान है। जहां पिछले अक्टूबर में स्टॉक करीब 50 लाख टन था, वहीं इस बार ये घटकर लगभग 35 से 40 लाख टन रह सकता है। इसी बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों का सीजन आने वाला है। भारत में इन त्योहारों के दौरान मिठाइयों और चीनी की मांग तेजी से बढ़ती है। ऐसे में अगर सप्लाई कम हुई और डिमांड बढ़ी तो कीमतों पर और दबाव पड़ सकता है। अब समझते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में शामिल होने के बावजूद भारत में चीनी की सप्लाई आखिर इतनी तंग क्यों पड़ गई? भारत में हर साल करीब 280 लाख टन चीनी की डोमेस्टिक कंजम्पशन होती है, लेकिन 2025 से 26 के सीजन में प्रोडक्शन घटकर करीब 290 लाख टन रहने का अनुमान है। यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का अंतर अब इतना कम रह गया है कि किसी भी सप्लाई शॉक का सीधा असर बाजार पर पड़ सकता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर थोक बाजार में चीनी की कीमत 5,350 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई, जबकि जुलाई में ही खुदरा कीमतों में 9% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। लेकिन कहानी सिर्फ मांग बढ़ने की नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल गन्ने का कल्टीवेटेड एरिया पिछले साल के मुकाबले करीब 1.5% ज़्यादा रहा। इसके बावजूद चीनी का प्रोडक्शन घटने का अनुमान है। इसकी बड़ी वजह गन्ने की उत्पादकता और उससे चीनी निकालने का दर यानी शुगर रिकवरी में गिरावट है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसलों में बीमारी का असर पड़ा, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े उत्पादक राज्यों में मौसम और बारिश की स्थिति ने उत्पादन को प्रभावित किया। यानी ज़्यादा गन्ना बोया गया, लेकिन उससे मिलने वाली फसल कम हो गई। हालांकि शुगर इंडस्ट्री का कहना है कि इन मिलों के पास नवंबर और दिसंबर तक की ज़रूरत के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ बाज़ारों में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। यही अंतर सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसीलिए सरकार का कहना है कि 10 लाख टन कच्ची चीनी का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किसी वास्तविक कमी या संकट के कारण नहीं, बल्कि बाजार में एडिशनल सप्लाई लाने और फेस्टिव सीजन में कीमतों को रेगुलेट करने के लिए एक प्रिकॉशनरी स्टेप है। लेकिन कुछ साल पहले ये तस्वीर बिल्कुल अलग थी। 2021 से 22 के सीजन में भारत ने करीब 120 लाख टन चीनी का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया था और ब्राज़ील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर एक्सपोर्टर बन गया था। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में कीमतों को रेगुलेट करने और देश में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के लिए सरकार ने धीरे धीरे चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगाना शुरू कर दिया। 2025 से 26 के सीजन में एक्सपोर्ट का कोटा घटाकर सिर्फ 20 लाख टन कर दिया गया। इसके बाद 13 मई 2026 को सरकार ने 30 सितंबर तक चीनी के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगा दी। यानी जिस देश से कुछ साल पहले रिकॉर्ड मात्रा में चीनी बाहर जा रही थी, अब वही सरकार देश के भीतर स्टॉक बचाने के लिए एक्सपोर्ट रोक रही है। लेकिन इसके बावजूद घरेलू बाजारों में कीमत का दबाव कम नहीं हुआ और इसकी वजह सिर्फ कम बारिश या खराब मौसम नहीं है। इस कहानी में एक ऐसा बदलाव भी है जिसने भारत के गन्ने के पूरे इस्तेमाल का गणित बदल दिया है। आज गन्ना सिर्फ चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसका एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने में भी जा रहा है। सरकार के E20 प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए देश में इथेनॉल प्रोडक्शन की कैपेसिटी लगातार बढ़ाई गई है।
2025 के मध्य तक देश में करीब 499 डिस्टिलरी साइट्स थी। लगभग 1822 करोड़ लीटर का सालाना इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी तैयार हो चुका था। इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाले फीड स्टॉक में गन्ने की भी बड़ी हिस्सेदारी है। इसका मतलब साफ है कि इथेनॉल की मांग बढ़ने के साथ गन्ने और उससे जुड़े रिसोर्सेज की मांग भी बढ़ती है। यहीं पर चीनी मिलों के सामने एक महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला आता है। गन्ने से चीनी बनाई जाए या उसे इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ मोड़ा जाए। इथेनॉल के लिए सरकार द्वारा तय किए गए सिस्टम और कीमतों की वजह से कई परिस्थितियों में मिलों के लिए इथेनॉल प्रोडक्शन अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकता है। ऐसे में गन्ने का कुछ हिस्सा चीनी के बजाय इथेनॉल की तरफ डायरेक्ट होना स्वाभाविक है। 2025 से 26 के सीजन में करीब 31 लाख टन चीनी के बराबर गन्ना इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया गया। इसका सीधा मतलब ये है कि जितना गन्ना इथेनॉल प्रोडक्शन में जाएगा उतनी चीनी बाजार में उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि इस पूरे क्राइसिस के लिए सिर्फ E20 या इथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में फसल की बीमारियों ने गन्ने की प्रोडक्टिविटी और शुगर रिकवरी को प्रभावित किया। महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे बड़े शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में भी मौसम का असर पड़ा। इसके ऊपर शुरुआती स्टॉक में गिरावट और फेस्टिव सीजन में बढ़ती मांग ने बाजार पर एक्सेस प्रेशर बना दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुधीर पनवर के मुताबिक प्रोडक्शन के शुरुआती अनुमान इतने कमजोर नहीं थे कि इतनी तेज कीमत में बढ़ोतरी की उम्मीद की जाए। ऐसे में बाजार में जमाखोरी की भी जांच जरूरी हो जाती है। फरवरी में आए तीसरे एडवांस एस्टिमेट में चीनी उत्पादन करीब 290 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि कम प्रोडक्शन, घटता बफर स्टॉक, फसल की बीमारी, इथेनॉल के लिए गन्ने का डाइवर्जन, बढ़ती मांग और बाजार में संभावित जमाखोरी, इन सभी ने मिलकर चीनी की सप्लाई को दबाव में ला दिया है। अब समझते हैं कि फेस्टिव सीजन से ठीक पहले सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कौन से बड़े कदम उठाए हैं और इनका असर आखिर आम आदमी की जेब पर कितना पड़ेगा। सरकार का सबसे बड़ा दाव है 10 लाख टन कच्ची चीनी का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। सामान्य तौर पर चीनी पर 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन इस बार इसे पूरी तरह हटा दिया गया है। इंपोर्ट के लिए 31 अक्टूबर तक की विंडो रखी गई है और 21 से 28 अगस्त के बीच आवेदन किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि अक्टूबर तक ज़्यादा से ज़्यादा चीनी देश में पहुंच जाए ताकि नवंबर तक चलने वाले फेस्टिवल्स में सप्लाई का प्रेशर कम किया जा सके। ये कोई खुला इंपोर्ट नहीं है, इसे टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ के तहत रेगुलेट किया जा रहा है। खास तौर पर उन पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज को प्रेफरेंस दी जा रही है जिनके पास कच्ची चीनी को तुरंत रिफाइन करके डोमेस्टिक मार्केट में उतारने की कैपेसिटी है। इससे करीब 3 लाख टन चीनी रिलेटिवली जल्दी बाजार में आ सकती है। लेकिन यहाँ एक समस्या भी है। अगर नया स्टॉक ब्राज़ील जैसे बड़े शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से समुद्री रास्ते से मंगाई जाती है तो उसे भारत पहुँचने में करीब 2 महीने लग सकते हैं। यानी सरकार ने इंपोर्ट का रास्ता खोल दिया है, लेकिन इसका पूरा असर तुरंत बाजार में दिखाई देना ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से दिवाली के आसपास कीमतों पर दबाव पूरी तरह खत्म होने की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। दूसरा कदम है जमाखोरी यानी होर्डिंग पर लगाम लगाने का। सितंबर से नवंबर के बीच मंथली 10 टन से ज़्यादा कंज्यूम करने वाले बड़े बल्क कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों का स्टॉक रखने की लिमिट के दायरे में रखा गया है। इनमें कॉन्फेक्शनरी कंपनीज, सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स, फूड प्रोसेसर्स और बड़े मिठाई कारोबारी शामिल हैं। उन्हें हर हफ्ते अपने स्टॉक की जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा चीनी के थोक और खुदरा डीलर्स पर भी स्टॉक लिमिट लागू की गई है। उन्हें अपनी बिक्री, खरीदारों और कीमतों से जुड़ी जानकारी सरकार को वीकली देनी होगी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादित हिस्सा इथेनॉल है। सरकार के सामने अब ये विकल्प है कि गन्ने के फीड स्टॉक का कुछ हिस्सा इथेनॉल के बजाय वापस शुगर प्रोडक्शन की तरफ मोड़ा जाए। अगर ऐसा होता है तो इससे बाजार में चीनी की अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन इसका दूसरा असर ये होगा कि इथेनॉल प्रोडक्शन और E20 पॉलिसी के टारगेट्स के साथ नया बैलेंस बनाना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर V अनंत नागेश्वरन ने 17 अगस्त को E20 के स्तर पर रुकने की ज़रूरत पर जोर दिया था। उनका तर्क है कि देश को आगे के ब्लेंडिंग टारगेट्स की तरफ बढ़ाने से पहले ये ठीक से समझना होगा कि फूड प्रोडक्ट्स और फ्यूल के बीच रिसोर्सेज के इस इस्तेमाल की इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट कितनी होगी। अब एक और बात समझिए, अगर इंपोर्ट के बाद डोमेस्टिक मार्केट में चीनी के दाम तेजी से गिरते हैं तो इसका सीधा असर शुगर मिल्स की कमाई पर पड़ सकता है। मिलों की कमाई घटने का मतलब किसानों को गन्ने की पेमेंट अफेक्ट होने का रिस्क है। यानी जिस फैसले से कस्टमर्स को राहत मिल सकती है, वही फैसला किसानों के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकता है।
फिलहाल सरकार इंपोर्ट और स्टॉक रेगुलेशन के जरिए राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन असली चुनौती इससे कहीं बड़ी है। भारत को ये तय करना होगा कि गन्ने का इस्तेमाल चीनी के लिए कितना हो, इथेनॉल के लिए कितना हो और फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के बीच सही बैलेंस आखिर कहाँ बनाया जाए। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार ने शुगर इंपोर्ट करने का फैसला सही लिया या गलत। बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी नीतियों ने पहले से इस बात का अनुमान लगाया था कि गन्ने को इथेनॉल की तरफ बढ़ाने का असर आने वाले सालों में चीनी की अवेलेबिलिटी और कीमतों पर पड़ सकता है। इस पूरे संकट और E20 वर्सेस फूड सिक्योरिटी की बहस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।